रविंद्र सिंह जी, अब आपको मौजूदा स्थिति अब तारीख बदलने के बाद किस तरह की नजर आ रही है? क्योंकि उम्मीदवारों का चयन को लेकर मंथन तो हम देख रहे हैं कि किस स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब ये क्षेत्रीय दलों की एंट्री, ये किस तरह से मुख्य पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है? क्या आपको स्थिति नजर आ रही है? जी नमस्कार। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जो इतना ज्यादा बाइपोलर हरियाणा में। आखिरी बार हमने ऐसा चुनाव 2004 में देखा था जब भी कांग्रेस पार्टी को 67 सीट्स मिली थी और उस वक्त जो सत्तारूढ़ पार्टी थी आईएनएलडी, उसको केवल 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तो 78 सीटें इन दोनों पार्टियों ने बांटी थी। उसके बाद 20 बरस के बाद ये मौका आया है जब इतना ज्यादा बाइपोलर इलेक्शन था। पहले मैं आपका जवाब दूं कि इस तारीखों का क्या असर पड़ेगा। देखिए, तारीख का कोई असर हरियाणा में पड़ने वाला है नहीं। और जो मैं भी बीजेपी पर प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था, तो उनका भी जो इशारा था वो केवल उन शहरी सीटों पर था जहां पर बीजेपी का जनाधार है। उन्होंने गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला जैसे शहरों की बात की, लेकिन हरियाणा का एक बहुत छोटा हिस्सा शहर है जो 70-80% है, वो ग्रामीण इलाका। और उस ग्रामीण इलाके में बीजेपी का जनाधार थोड़ा सा खिसका है, कम हुआ है। मुझे लगता है अपने शहरी जनाधार को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया होगा बीजेपी की तरफ से, ये रिक्वेस्ट की गई होगी। और उसका भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। छुट्टियां, जैसे राजीव भाई ने बताया कि छुट्टियां तो आज भी लगातार बनी हुई है। एक छुट्टी लेने के बाद एक हफ्ते की छुट्टियां दोबारा पड़ जाती हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज जो है किस्म से फ्यूटाइल एक्सरसाइज लग रही है। जहां तक इलेक्शंस का प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी इस संसद में है कि कैसे टिकटों का बंटवारा किया जाए। और हैरानी के बात बीजेपी के लिए आज ये भी है कि आज जो रैली होने वाली थी जींद में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री को आना था, वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो और उसके पीछे भी टिकटों का कहीं ना कहीं बंटवारा माना जा रहा है। और सीईसी की मीटिंग तो 3 दिन पहले हो गई थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि बीजेपी इतना लंबा समय ले सीटों की घोषणा करने में। वही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस की सीईसी कल होनी है 2 तारीख को। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये टिकटों के बंटवारे को लेकर भी जूझ रही है। कांग्रेस जहां शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा इन दोनों ग्रुपों में बटी है, रणदीप सुरजेवाला भी अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो वही बीजेपी जो है, बीजेपी में तो कहा जा रहा है कि अपने नेता, जो बड़े नेता है, वो अपने विरोधियों को पहले निपटाने में लगे हैं और उसके बाद अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में लगे हैं। तो दोनों पार्टियों की स्थिति ये है। रही बात आईएनएलडी, जेजेपी की, देखिए ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस चुनाव में तो कुछ कर पाएंगी, इसकी संभावना बहुत कम है। लोकसभा में जैसे आपने बताया 1% से कम वोट मिला था और वही स्थिति आईएनएलडी की थी। आईएनएलडी को 2% से कम मिला था और लगभग वैसी स्थिति थी बीएसपी की भी। तो ये लोग इस बार प्लेयर्स नहीं है। आम आदमी पार्टी को थोड़ा और संतोष करना पड़ेगा। जिन वोटों की बात ये कर रहे हैं वो आए थे कांग्रेस पार्टी के सहयोग की वजह से। जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट इन्होंने लड़ी थी, उसमें अधिकतर वोट जो प्राप्त किया था वो कांग्रेस पार्टी का वोट था। अब क्योंकि सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी है और मुद्दे जो है वो बहुत प्रादेशिक हैं, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी कागज पर मजबूत दिख रही है। जो कुछ एक पोल्स भी आए हैं, जो सर्वेज किए गए हैं, उनमें भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। और एंटी इनकम्बेंसी, जैसा कि ऋषिकेश ने भी बोला कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। मिस गवर्नेंस जो 10 बरस का रहा, देखिए आम तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे, उनका सार्वजनिक तौर पर जो व्यवहार रहा, लोगों के साथ जब वो डील करते थे तो उनके व्यवहार में कई तरह की खामियां थी जो हरियाणा की सोसाइटी को कहीं ना कहीं सूट नहीं करती, जो कि एक एरोगेंस को दिखाती रही। तो वो एक बड़े मसले हैं जो, और आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो करीब सैकड़ों छात्र, हजारों की संख्या में छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग शिक्षक परीक्षाओं के, वो लोग आज रोहतक में धरना दे रहे हैं क्योंकि पॉलिसी जिस तरह की बनाई गई इस सरकार में नौकरी को देने को लेकर या टैक्सेशन को लेकर या कोई और जो पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी ठीक तरीके से बनाएगी, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में इतनी भारी दिक्कतें आई कि उनका फीडबैक रिड्रेसल को सिस्टम बीजेपी डेवलप ही नहीं कर पाई पिछले 10 बरस में। और वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये सीईटी के जो बच्चे आज अलग अलग जगह पर धरना दे रहे हैं, अधिकतर जिसमें रोहतक में धरना दे रहे हैं, अब वो 2021 में एक पॉलिसी लेके आई। पहला एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराया गया और आज हम 24 में बैठे हैं। वो लोग बच्चे जो है आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको नौकरी कब मिलेगी। ये एग्जाम जो है वो 12 लाख बच्चों ने दिया था। तो आप देखिए कि 12 लाख बच्चे अगर 2021 में कोई एग्जाम दे रहे हैं और आज भी वो नौकरी की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, चले तो मुद्दे हावी होते हैं या ये जातिगत समीकरण। ठीक है रविंद्र जी, मैं 10-10 सेकंड सबको देना चाहूंगी केवल।